हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आप लोग के लिए जो आप लोग का एएमआरएस पीजीटी कॉमर्स के बच्चे हैं या फिर जो यूपी पीजीटी या टीजीटी कॉमर्स के बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है और प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, तो उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इस पर कुछ प्रैक्टिस सेट अपलोड किए थे, तो उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी है। आप लोग उनको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आई बटन में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की और रिवाइज भी हो जाएगा अच्छे से। आज की वीडियो में भी कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कृषि आय आयकर अधिनियम की धारा के अंतर्गत कर मुक्त है। तो आपको बताना है जो एग्रीकल्चर इनकम होती है तो किस धारा के अंतर्गत जो होती है एग्जम्प्टेड होती है। आपने इनकम टैक्स पढ़ा होगा तो वहाँ पर आप लोगों ने सेक्शंस पढ़ी होंगी। द एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट, सेक्शन 15, सेक्शन 6, सेक्शन 10, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किस सेक्शन के अंडर में जो होती है एग्रीकल्चर इनकम कर मुक्त होती है, एग्जेम्प्टेड होती है। आपको पता ही होगा कि जो एग्जेम्प्टेड इनकम्स दे रखी हैं तो उसकी सेक्शन जो है वो 10 सबसेक्शन 1 है। उसी के अंडर में कृषि आय और बहुत सी इनकम्स भी क्या होती हैं, टैक्स फ्री होती है, एग्जेम्प्टेड होती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्य हेतु अंश ब्याजी का प्रयोग किया जा सकता है। जो शेयर प्रीमियम अकाउंट होता है उसका प्रयोग और किस चीज़ के लिए किया जा सकता है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज शेयर प्रीमियम कैन बी यूज्ड, in writing of the discount on debentures of the company, in writing of the preliminary expenses of the company, issuing bonus shares, all of the above। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किसके लिए शेयर प्रीमियम की राशि का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम ऋणपत्रों पर छूट को अप्लाई करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, कंपनी के प्रारंभिक व्यय को अप्लाई करने के लिए भी कर सकते हैं और बोनस और शेयरबन के लिए भी कर सकते हैं। इन तीनों ही दशाओं में हम शेयर प्रीमियम का यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश की आर्थिक प्रगति का उचित मापक होता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को आप सही ढंग से कैसे माप सकते हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ ए कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, पर कैपिटा रियल इनकम। तो इसको इस तरह से भी लिखा हो सकता है जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पर किसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि वहाँ पर सही ढंग से आर्थिक प्रगति हुई है या नहीं किसी कंट्री में, वो हो जाती है उसकी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय, यानी कि पर पर्सन की जो उसकी इनकम होगी उसके बेसिस पे पता चल जाता है। ओके, अगर ओवरऑल देखेंगे तब तो जो है जैसे कोई बहुत ही बिलियनियर है, बिलियनियर व्यक्ति है, भाई करोड़पति जो होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन एक छोटे से व्यक्ति भी जो मजदूर होगा उसकी कम इनकम होगी। तो ओवरऑल जो प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है उसके बेसिस पे देखा जाता है कि उस देश में जो लोग रह रहे हैं वो उनका प्रगति हुई है। अगर उनकी प्रगति हुई तभी तो देश की भी प्रगति होगी, देश की भी डेवलपमेंट होगा। तो उसकी बेसिस पर ही उसको मापा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सभी स्थिर लागत है एक को छोड़कर। नीचे जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें सभी फिक्स्ड कॉस्ट है, सिर्फ एक को छोड़कर आपको बताना है कि वो एक कौन सा पॉइंट है। यानी कि ऑल द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एक्सेप्ट इंश्योरेंस फी, रेंट पेमेंट, डायरेक्टर्स फी, लाइसेंस फी ऑन ए प्रोडक्ट सोल्ड। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बीमा फीस होती है, तो आपको पता है इंश्योरेंस फी जो है वो आपको देनी ही रहती है, रेंट भी देना रहेगा और जो निदेशक होते हैं उनको भी आपको फीस परमानेंट देनी ही पड़ती है। तो ये क्या हो जाएंगे, सब फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं, इसमें चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन जो उत्पाद विक्रय पर लाइसेंस फी है, तो यहाँ पर उत्पाद विक्रय पर प्रोडक्ट की सेल, और सेल तो क्या होगी, घटती बढ़ती रहती है। तो जो चीज़ घटती बढ़ती रहेगी तो वो फिक्स्ड नहीं होगी, वो वेरिएबल हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -4, -3, 0, 3, 4 का औसत मूल्य होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं। द एवरेज वैल्यू ऑफ -4, -3, 0, 3, 4 इज। तो यहाँ पर आपको निकालना है एवरेज वैल्यू इसकी। तो कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, जितने भी आइटम्स दे रखे हैं सबको ऐड कर लीजिए और जितनी संख्या होती है, नंबर्स होते हैं, उससे डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर 5 है तो अपॉन में 5 हो जाएगा और ऊपर हम क्या लिखेंगे, -4, -3 + 0 + 3 + 4। अब एक साइड माइनस है, एक साइड प्लस है, माइनस अलग ऐड करिएगा, -7 आएगा, प्लस ऐड करिएगा तो प्लस का 7 आएगा। +7 में से -7 को जो है लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 0 आ जाएगा। 0/5, अब 5 से 0 को डिवाइड करिएगा तो 0 ही आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन डी। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी समंगति दूरी तथा समय से संबंधित हैं तो उनका श्रेष्ठ औसत होगा। व्हेनेवर डेटा डील्स विद स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, देन द बेस्ट एवरेज इज मीडियन, मोड,
ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि अगर जो भी डेटा जो दे रखा होगा उसमें जो समंक है वो गति से, डिस्टेंस से, जो उसकी दूरी से, स्पीड से या फिर टाइम से रिलेटेड अगर होते हैं तो वहाँ पर हम किस माध्यक का प्रयोग करते हैं उसे निकालने के लिए, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है हार्मोनिक मीन का, हरात्मक माध्यक का। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्म जो नावों का निर्माण करती है कि प्रति माह स्थिर लागत 2,60,000 रुपये है, नाव का विक्रय मूल्य 35,000 रुपये है, परिवर्तनशील लागत प्रति नाव 15,000 रुपये है, बोट यार्ड में 20 नावें प्रति माह निर्माण की जा सकती हैं, फर्म में समुचित उत्पादन होगा। अ फर्म विच मेक्स बोट्स हैज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹2,60,000 per month. The product sells for ₹35,000 per boat and variable cost of production is ₹15,000 per boat. The boat yard can manufacture 20 boats each month. What is the firm's break-even output? Cannot be worked out from the date. 13 boats, ₹45,000, 20 boats. क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, थोड़ा कंफ्यूज ना होइएगा, ध्यान से समझिएगा। आपको क्या निकालना है? समुचित उत्पादन निकालना है, बीईपी प्रोडक्शन निकालना है। ध्यान दीजिएगा, बीईपी प्रोडक्शन निकालने का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हो जाएगा जो आपका बीईपी रेशियो निकालने का होता है, वही फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन जो आपका सी पर यूनिट है वो निकालना है आपको। तो यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है वो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है, 2,60,000 की। उसमें आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज हमको लिख लेनी है। दूसरा जो चीज़ हमें निकालनी है, यहाँ पर निकालनी है हमको सी पर यूनिट निकालना है। सी पर यूनिट निकालने के लिए एक हमको पता होनी चाहिए कि जो सेल पॉइंट है यहाँ पर क्वेश्चन में आपके दे रखा है कितने का, 35,000 का दे रखा है, और हमको पता है वेरिएबल कॉस्ट। तो हम कंट्रीब्यूशन निकालने के क्या करेंगे, सेल में से हम वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देंगे, क्योंकि आपको पता होगा कंट्रीब्यूशन जो होता है, कंट्रीब्यूशन में दो चीज़ें ऐड होती हैं, एक फिक्स कॉस्ट, दूसरा प्रॉफिट, ये दो चीज़ें ऐड होती हैं। तो यहाँ पर हम इसको लेस कर देंगे, सेल में से हम वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 20,000, तो आपकी आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा 13 बोट्स, यानी कि 13 नावें। वही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि बीईपी पॉइंट क्या हो जाएगा, 13 नावें। जब अगर हम 13 नावें बनाएंगे, 13 बोट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे तो ना वहाँ पर हमें लॉस होगा ना ही प्रॉफिट होगा, वो हमारा बीईपी प्रोडक्शन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट चेकिंग रिड्यूसेस द, परीक्षण जांच कम करती है, वर्क ऑफ एन ऑडिटर, लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है जो परीक्षा जांच की जाती है किसमें की जाती है, जो अंकेक्षण होता है, ऑडिटिंग होती है, तो वहाँ पर जो टेस्ट चेकिंग की जाती है, टेस्ट चेकिंग में क्या होता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो भी बुक्स में रिकॉर्ड्स होते हैं, सबको चेक नहीं किया जाता, उसमें से कुछ रिकॉर्ड्स को अलग कर लिया जाता है, उसके बाद उन्हें चेक किया जाता है और ये देखा जाता है कि अगर वो एक्यूरेट हैं, वो सही हैं, तो जितने भी रिकॉर्ड्स रखे गए हैं वाकई भी सही होंगे, तो वो हो जाती है परीक्षा या फिर टेस्ट चेकिंग कहलाती है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है या उसका क्या इफेक्ट होता है, तो यहाँ पर आपको जो दे रखे हैं ऑप्शन कि अंकेक्षक के कार्य को कम कर देगी या फिर अंकेक्षक के दायित्व को, या फिर दोनों को। तो कार्य को कम करती है लेकिन दायित्व को कम नहीं करती है, ये दायित्व अंकेक्षक का उतना ही रहेगा। हाँ, कार्य उसका कम हो जाता है जिससे कि उसे सारे रिकॉर्ड्स को चेक करना नहीं पड़ता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अक्सर जो है आपके क्वेश्चंस में जब ए एंड बी बोथ दे रखा होता है तो हम लोग क्या होते हैं कन्फ्यूजन में बोथ लगा देते हैं, लेकिन हम ज़रूरी नहीं होता कि हर आंसर में आप हर क्वेश्चन में आपका बोथ ही करेक्ट हो। यहाँ पर क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। इसके अलावा अगर ऑडिटिंग के और भी क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने हैं तो अलग से भी वीडियोस पढ़ी हैं ऑडिटिंग की, जिसमें आप लोग को ऑडिटिंग के बहुत से क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से मिल जाएंगे। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्लेलिस्ट है पूरी, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, तो आपके अच्छे से ऑडिटिंग के सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे जो भी आपका सिलेबस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुच्छेद बिंदु विक्रय मूल्य रुपए में प्राप्त करने के लिए स्थिर लागत को विभाजित किया जाएगा। टू ऑब्टेन द ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, सेल्स वैल्यू, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आर डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, प्रॉफिट ऑन वॉल्यूम रेशियो। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बीईपी है अगर हम इसको रुपीज में निकालना चाह रहे हैं, सिंपल शब्दों में समझ लीजिए कि बीईपी इन रुपीज निकालने का फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है कि रुपीज में बीईपी को कैसे निकाला जाता है, तो उसका फॉर्मूला आपको बताना है। यहाँ पर आपको स्थिर लागत ऑलरेडी दे रखी है, अब हम फिक्स्ड कॉस्ट को किससे डिवाइड करेंगे कि हमारा बीईपी निकल आएगा, तो डिवाइड किया जाएगा। तो आपने फॉर्मूले कई पढ़े होंगे, बीपी के एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेल अपॉन सी कंट्रीब्यूशन होता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो होता है। तो यहाँ पर उसे हम किससे डिवाइड करेंगे लाभ मात्रा अनुपात से, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में चालू दायित्व है, which of the following are current liabilities or outstanding wages, redeemable preference share, provision for depreciation on machinery, share premium।
तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से चालू दायित्व कौन सा, करंट लायबिलिटी कौन सी होती है। जो प्रेफरेंस शेयर है आपको पता है करंट नहीं है, लॉन्ग टर्म है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है, ये तो आपका लायबिलिटी अलग ही हो जाएगी। शेयर प्रीमियम ये भी नहीं है। कौन सा हो जाएगा, जो आउटस्टैंडिंग वेजेस दे रखी हैं वो आपकी करंट लायबिलिटी है। जहाँ पर प्रीपेड लगा हो तो आपकी करंट एसेट हो जाएगी और आउटस्टैंडिंग लगा होगा तो वो आपकी लायबिलिटी हो जाएगी करंट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश हर जब्त खाते को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। शेयर्ड फॉरफीचर अकाउंट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस बाय एडिंग टू द पेड अप कैपिटल अंडर द हेडिंग करेंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन कह रहा है, ये तो आपको बता दिया है कि इसे कहाँ दिखाया जाता है, लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, लेकिन ये पूछ रहा है कि कहाँ पर किसके साथ दिखाया जाता है। तो इसे दिखाया जाता है चुकता पूंजी में जोड़कर, बाय एडिंग टू द पेड अप कैपिटल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लोगों ने सबने बनाई होगी, आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ी है तो वहाँ पर आप बनाया भी होगा बैलेंस शीट, लेकिन हम भूल जाते हैं एग्जैक्टली कि हम उसे कहाँ पर दिखाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस के इसलिए पूछे जाते हैं कि आपको ये जज किया जा सके कि कितने अच्छे से आपने चीज़ों को देखा, ऑब्जर्व किया है और प्रैक्टिस करी है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय के उत्पादन एवं विक्रय में सम्मिलित प्रतिशत कृषि आय माना जाता है। फॉलोइंग परसेंटेज इन टी प्रोडक्शन स्टेटेड एग्रीकल्चर इनकम 10%, 60%, 40%, 90%। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस तरह से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वहाँ पर कुछ पोर्शन जो होता है वो बिजनेस इनकम होती है, कुछ इनकम जो हो जाती है वो हो जाती है एग्रीकल्चर इनकम। तो आपसे बिजनेस इनकम भी पूछ सकता है, एग्रीकल्चर इनकम भी पूछ सकता है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि कितना प्रतिशत भाग जो है वो कृषि आय माना जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। तो 60% जो होती है वो एग्रीकल्चर इनकम होगी और 40% क्या होगा, बिजनेस इनकम होगी। देखिए यहाँ पर दोनों ही दे रखे हैं कन्फ्यूज़ करने के लिए, आप लोग यहीं पर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका 60%। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीगत व्ययों को आगम व्यय मानकर खाते में दिखाने से निर्माण होगा। चार्जिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू रिजल्ट्स इन सीक्रेट रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन कह रहा है कि जो पूंजीगत व्यय होंगे उनको आगम मान करके अगर हम जो है खातों में दिखा रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, किस चीज़ का निर्माण होगा, गुप्त संचय का, आगम संचय का, पूंजीगत संचय का। तो वहाँ पर क्या होगा, जो गुप्त संचय है उस जो सीक्रेट रिजर्व होता है उसका निर्माण होता है जब हम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान करके अकाउंट्स में दिखाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु गोज अब्रॉड फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही मस्ट स्टे इन इंडिया टू बिकम रेजिडेंट एट लीस्ट। एक भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में रोजगार हेतु विदेश जाता है उसे निवासी होने के लिए भारत में कम से कम ठहरना होगा। यानी आपको यहाँ पे ये बताना है कि भारत में उस व्यक्ति को निवासी होने के लिए कम से कम कितने दिन रुकना होगा। तो आपने जो आधार शर्तें और अतिरिक्त शर्तें पढ़ी होंगी तो उसी से ही समझ लियो क्वेश्चन है यहाँ पर। तो कितना, 182 दिन, 90 दिन, 60 दिन या फिर 180 दिन। तो आपने आधार शर्तों में पहली आधार शर्त पढ़ी होगी कि उसे जो प्रीवियस होता है कम से कम वहाँ पर 182 डेज रहना होता है भारत में, 182 दिन। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लगातार 182 दिन रहना ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो एक मंथ में आए। सपोज कर लीजिए वो जुलाई में आया, उसके बाद फिर एक महीना रह करके चला गया, उसके बाद फिर अक्टूबर में आया, 2 महीने रहा, फिर चला गया, फिर दिसंबर में आया। तो इस तरह से रह सकता है, ज़रूरी नहीं है कि लगातार ही रहे। टोटल उसके जो इंडिया में हो रहा है वो 182 दिन होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तु विक्रय लागत ₹1,20,000 है तो सकल हानि पर विक्रय दर 1/4 पर, तो विक्रय की राशि बताइए। यहाँ पर आपको बताना है कि सेल्स की राशि कितनी आएगी अगर आप लोगों का, इफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन ₹1,20,000 द रेट ऑफ कॉस्ट इज 1/4 ऑन सेल्स, द अमाउंट ऑफ सेल्स इज। बहुत ही ईजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प पूंजीकरण का निवारण किया जा सकता है। अंडर कैपिटलाइजेशन कैन बी रिमाइडेड बाई इशू ऑफ बोनस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। आपने पढ़ा होगा अति पूंजीकरण और कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन के बारे में। तो अगर अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन होती है, यानी कि अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है कि जितनी एसेट हमारे पास ऑलरेडी हैं लेकिन उससे कम जो वैल्यू है वो दिखा रहे हैं हमारी बुक्स, यानी कि जितनी एसेट है हमारे पास
सपोज कर लिए 1 लाख के एसेट है, लेकिन आपके जो बुक्स हैं वहाँ पर वो 80,000 या 70,000 की एसेट शो कर रहा है, वो हो जाता है अल्प पूंजीकरण आपका। और इसके अपोजिट हो जाएगा कि जितनी हमारे पास एसेट है उससे ज़्यादा हमारी बुक्स जो है वो दिखा रही हैं, तो वो हो जाएगा अति पूंजीकरण। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर अल्प पूंजीकरण है तो उसका निवारण कैसे करें। बोनस अंश को निर्मित करें, प्राधिकार अंशों का शोधन करें, ऋण पत्रों का शोधन करें, ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान करके। तो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, बोनस अंशों को निर्मित करना चाहिए, तो उससे हम अपने जो अल्प पूंजीकरण है उससे रिकवर कर सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। भारतीय अनुबंध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रतिफल के बिना किया गया ठहराव क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। सेक्शन 25, सेक्शन 10, सेक्शन 23, सेक्शन 2, सबसेक्शन डी। अब आपको बताना है कि कौन सी धारा है जिससे प्रतिफल क्या होता है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक व्यक्ति होता है जो कि प्रपोजल रखता है, प्रस्ताव रखता है, दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। और जो वचनों का समूह होता है वो क्या कहलाता है, वो हो जाता है हमारा ठहराव। वही ठहराव, वही एग्रीमेंट जो लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रवर्तनीय होता है, वो क्या बन जाता है, हमारा अनुबंध बन जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगर कोई भी ऐसा ठहराव किया गया है जिसमें कि कोई कंसिडरेशन नहीं है, फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पक्षकार जो है, दोनों ही पार्टीज हैं, उनको कुछ ना कुछ मिलना जरूरी है। अगर नहीं मिल रहा है तो क्या है, वो अनुबंध नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि इस धारा के अंतर्गत इस तरह का अनुबंध क्या होगा, व्यर्थ होगा, तो वो हो जाती है। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम की जो धारा 25 है उसमें कहा गया है कि बिना प्रतिफल के कोई भी जो अनुबंध किया जाता है, ठहराव किया जाता है, वो क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड ने भूमि एवं भवन रुपए 28,80,000 में खरीदे तथा इसके बदले में उसने 100 रुपये मूल्य के ऋण पत्र 4% छूट पर निर्मित किए। निर्मित ऋण पत्रों की संख्या क्या होगी। आपको बताना है कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू किए गए हैं, उसके नंबर्स। एक्स लिमिटेड परचेज लैंड एंड बिल्डिंग वर्थ ₹28,80,000 and in lieu issued debentures of ₹100 each at a discount of 4%. What is the number of debentures issued? आपको बताना है कि जो डिबेंचर इशू किए गए हैं कितने इशू किए गए हैं। इसके लिए क्या करना है, हमको एक डिबेंचर की वैल्यू निकालनी है। एक डिबेंचर की वैल्यू 100 जो दे रखी है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देखिएगा, इशू ऑफ शेयर्स पर क्या किया गया, छूट दी गई है। छूट कितनी की दी गई, 4 रुपये की दी गई डिस्काउंट, उसको हम लेस कर देंगे तो कितने पर किया गया, 96 पर किया गया है। अब कितना टोटल वैल्यू दे रखी है, 28,80,000, 28,80,000 बट अपॉन हो जाएगा आपका 96, कितना आ जाएगा, 30,000। कन्फ्यूज़ करने के लिए देखिए 28,800 का आंसर भी दे रखा है कि आप लोग सीधे सीधे क्या करेंगे, 100 से अगर डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर 28,800 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको जो डिस्काउंट है उसको लेस कर देना है। एक्चुअल वैल्यू कितने पर किए गए थे, 96 पर किए गए थे, क्योंकि 4 रुपये तो छूट दे दी गई थी, डिस्काउंट दे दिया गया था। तो कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स 30,000। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पर आपको मेनली दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। परचेजेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेजेस माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको याद होगा कि जब हम ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस को ऐड कर देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देते हैं तो हमारी क्या निकल आती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आती है। बस हमें वही ढूंढना है। इसमें से कौन में दे रखा है कि आपका ओपनिंग स्टॉक में परचेज को ऐड किया है, माइनस किया क्लोजिंग स्टॉक में, तो ऑप्शन बी जो दे रखा है वहाँ पर ओपनिंग स्टॉक को परचेज में ऐड किया गया है और क्लोजिंग स्टॉक को उसमें से लेस कर दिया गया है। वही आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय। आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है जो किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में जो या फिर एकल व्यवसाय है, तो वहाँ पर अगर इंटरनल ऑडिटर रखा जाता है तो उसकी नियुक्ति कौन करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी। तो यहाँ पर जो इंटरनल ऑडिटर होता है उसकी नियुक्ति की जाती है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, संचालक मंडल होता है, उसके द्वारा की जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय नागरिक को भारत के बाहर सरकार द्वारा देय वेतन पर सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एन इंडियन सिटीजन फॉर सर्विस आउटसाइड इंडिया इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, इज टैक्सेबल इन इंडिया, इज इंक्लूडेबल इन टोटल इनकम फॉर टैक्स पर्पस, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछ रहा है
कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है, लेकिन भारत सरकार उसे भारत के बाहर जो है वेतन दे रही है, सैलरी दे रही है, तो इस तरह का वेतन जो होगा वो भारत में उस पर कर नहीं लगेगा, भारत में कर लगेगा, कर के उद्देश्य से उसी कुलाय में जोड़ा जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो उसका वेतन होगा उस पर कर लगता है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार द्वारा ही उसको वेतन दिया जा रहा है, वो भारत का ही नागरिक है और उसे भारत सरकार के द्वारा ही वेतन दिया जा रहा है, तो उसकी आय पर कर लगेगा भारत में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत में आयकर अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? फर्स्ट ऑफ ऑल, द इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1956, इन 1962, इन 1961, इन 1990। तो यहाँ पर जो पहली बार स्वतंत्र भारत में आयकर अधिनियम बनाया गया था वो 1961 में बनाया गया था। दो क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा। कब बनाया गया था तो 1961 हो जाएगा, कब लागू हुआ था तो 1962 होगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि कब बनाया गया था या कब पारित किया गया था, तो हो जाएगा 1961। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण करें या खरीदें के निर्णय में निम्नलिखित का ध्यान नहीं रखा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कंसीडर्ड इन ए मेक और बाय डिसीजन। आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो डिसीजन लिया जाता है कि हम किसी वस्तु को, किसी प्रोडक्ट को बनाएं या फिर मार्केट से परचेस करें, तो वहाँ पर उस डिसीजन को लेते टाइम हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसका ध्यान नहीं रखते हैं। Potential use of manufacturing capacity, variable cost of production, potential rental income from space occupied by production area, unchanged fixed cost। क्वेश्चन में कह रहा है कि निर्माण करें या खरीदे का निर्णय लेने के टाइम पर किस बातों को ध्यान में नहीं रखा जाता। निर्माण क्षमता का भारी उपयोग बिल्कुल रखा जाता है कि जो भी वस्तु बना रहे हैं उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी का क्या हम यूज़ कर सकते हैं। उत्पादों की परिवर्तनशील लागत कि जो भी प्रोडक्ट हैं उनकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि सीमांत लागत की मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे से निकाला जाता है, तो वहाँ पर परिवर्तनशील लागतें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। उत्पादन क्षेत्र द्वारा प्रयुक्त की गई प्रभावी क्षेत्र के किराए से आय, कि जितने एरिया में उस वस्तु का या उस प्रोडक्ट का जो है उत्पादन हो रहा है, अगर उसे हम रेंट पर जो दे देंगे तो उससे हमें कितनी आय होगी। तो ये तीनों ही चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। कौन सी नहीं रखी जाती? अपरिवर्तित स्थिर लागत की अनचेंज्ड फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो होगी, आप एक वस्तु का उत्पादन करिए, यहाँ पर कई एक वस्तु का एक साथ करिएगा, आपको फिक्स कॉस्ट तो उतनी ही आनी है, इसलिए उस पर ध्यान नहीं रखा जाता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कि जब इस तरह का निर्णय लिया जाता है कि हमें कोई वस्तु को मैन्युफैक्चर करना है या फिर बाजार से बाई करना है, तो वहाँ पर हम जो उसकी अनचेंज फिक्स कॉस्ट होती है, यानी कि जो अपरिवर्तित है, उस पर परिवर्तन नहीं होगा, उस पर ध्यान नहीं देंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 इकाइयों के उत्पादन पर एक फर्म की कुल औसत लागत 30 रुपये है तथा 6 इकाइयों के उत्पादन पर औसत लागत 32 रुपये है। छठी इकाई के उत्पादन की सीमांत लागत होगी। A firm average total cost is ₹30 at 5 units of output and ₹32 at 6 unit of output. The marginal cost of producing 6 unit is ₹2, ₹12, ₹32, ₹42। तो क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला यहाँ पर है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। यहाँ पर कह रहा है कि 5 इकाइयों का उत्पादन जब हम कर रहे हैं तो उसकी औसत लागत जो आ रही है वो 30 रुपये आ रही है, और जब 6 इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है तो औसत लागत कितनी आ रही है? 32 रुपये आ रही है। औसत लागत का मतलब है कि एक यूनिट को बनाने की जो उसकी लागत आ रही है वो 30 रुपये आ रही है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपको ये बताना है कि जो छठी इकाई यानी कि जो 6th यूनिट हम बना रहे हैं उसकी मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत कितनी होगी। तो उसको निकालने के लिए अगर आप सीधे सीधे ऐसे ही निकाल देंगे कि जो 5 इकाइयाँ थी अब 6 हो गई, यानी कि एक इकाई एक्स्ट्रा हो गई, अब 30 पहले थी अब 32 हो गई, तो यानी कि 2 रुपये बढ़ गई, वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए ₹2 भी दे रखा है आपके आंसर में। आपको कैसे निकालना है? पहले आपको औसत लागत दे रखी है तो उससे आपको टोटल कॉस्ट निकालनी होगी। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकालने की क्या करेंगे? 5 × 30 करेंगे, कितनी आ जाएगी? 150 आएगी। उसके बाद जो 6 यूनिट के लिए दे रखी थी तो वहाँ पर 6 यूनिट को बनाने में कितनी आ रही? 32 आ रही है औसत लागत। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 192 आ जाएगी टोटल कॉस्ट। अब आ जाएगी आपकी 192 है 6 यूनिट की और 150 है 5 यूनिट्स की। लेस कर देंगे 192 माइनस 150, कितनी निकल के आएगी? 42। यानी जो 6 इकाई बना रहे हैं, जो 6 यूनिट बन रही है उसकी लागत कितनी आ रही है? 42 आ रही है। करेक्ट आंसर क्या अब हमारा होगा? ऑप्शन डी। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। अक्सर लोग जल्दबाजी में 2 पर भी टिक कर देते हैं आप लोग, तो आप लोग का आंसर गलत हो जाता। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज प्रतिफल रहित ठहराव है।
वैलिड, वाइडेबल, वॉइड, नन ऑफ द अबव। अब इससे पहले के ही क्वेश्चन मैंने आपके उसकी सेक्शन बताई थी, तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया ही था कि ये क्या हो जाता है जिस ठहराव में प्रतिफल नहीं होता। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए। ये कोई ऐसा ठहराव किया जा रहा है जिसमें कोई भी कंसिडरेशन प्रतिफल नहीं है, तो वो क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संपत्तियों पर ह्रास नहीं लगता? विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इन यूजली नॉट डिप्रिसिएटेड? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा कि जो है किस संपत्ति पर ह्रास नहीं लगाया जाता है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करिए यहाँ पर एक किस कौन सी एसेट ऐसी इसमें से दे रखी है फिक्स्ड। ये तो हमको पता है कि जो फिक्स्ड एसेट होती है उन पर डिप्रिसिएशन लगता है, लेकिन फिक्स्ड में भी कौन सी ऐसी एसेट है जिस पर डिप्रिसिएशन नहीं लगता? तो आप लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टनर इन ए फर्म कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर टू एन आउटसाइडर, कैन ट्रांसफर हिज शेयर टू एन आउटसाइडर विद द consent of majority partners, can transfer his shares to an outsider without the consent of any other partner, can transfer his share to an outsider with the consent of all partners। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक साझेदारी जो होती है, आपने पढ़ा होगा जो साझेदारी अधिनियम है 1932, तो वहाँ पर जो साझेदारी होती है तो उस साझेदारी में बाहरी व्यक्ति को अपना हित हस्तांतरित कर सकता है कोई साझेदार, या बाहरी व्यक्ति को अपना हित बहुमत साझेदारों की स्वीकृति से हस्तांतरित कर सकता है, बाहरी व्यक्ति को अपना हित सभी साझेदारों की स्वीकृति के बिना हस्तांतरित कर सकता है, बाहरी व्यक्ति को अपना हित सभी साझेदारों की स्वीकृति से हस्तांतरित कर सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कोई अगर पार्टनर है, साझेदार है, वो अपना हित जो भी है उसकी जो शेयर्स हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति को किस तरह से हस्तांतरित कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो वो दूसरे जो भी आपके ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से आपको आंसर बताना है। यहाँ पर वो अपना ही ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन उसको सभी जितने भी साझेदार हैं उनकी सहमति होनी चाहिए, तभी वो अपने हित को दूसरे व्यक्ति को या किसी बाहरी व्यक्ति को हस्तांतरित कर पाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर किसी भी एक साझेदार का कंसेंट नहीं है, यानी कोई भी एक साझेदार पार्टनर जो सहमत नहीं है इस चीज़ से, तो वहाँ पर अपने हित को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। नेशनल इनकम इन इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय CSO, फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो राष्ट्रीय आय होती है, इंडियन भारत की जो नेशनल इनकम है, उसका आकलन कौन करता है, उसको मेजर कौन करता है? CSO करता है, वित्त आयोग करता है, योजना आयोग करता है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा होता है। उसे कौन करता है? उसे CSO करता है। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो राष्ट्रीय आय के मापने का कार्य इसी के द्वारा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद विपणि का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य क्या है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज टू। आपने पढ़ा होगा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कि जो है जो भी सिक्योरिटीज़ होती हैं कंपनीज की वो उसमें लिस्टेड होती हैं, तो उसके बारे में ही पूछ रहा है कि उसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्थिक कार्य क्या होगा। safeguard to interest of investors, help in the capital formation in the country, provide facilities of speculation, provide a ready market for old securities। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो स्कंद विपणि होती है, स्टॉक एक्सचेंज होता है, उसका सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य क्या होता है? विनियोजकों के हितों की रक्षा करता है, देश में पूंजी निर्माण में सहायता भी देता है, परिकल्पना हेतु सुविधा भी देगा, देश में पूंजी निर्माण में सहायता भी करता है, पुरानी प्रतिभूतियों के लिए बाजार उपलब्ध कराना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। जो भी ऑलरेडी लिस्टेड होती हैं, पुरानी सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनको खरीदने बेचने का काम जो होता है वो स्टॉक एक्सचेंज में ही किया जाता है। तो ये पुरानी ओल्ड जो सिक्योरिटीज़ के लिए एक मार्केट अवेलेबल करवाता है कि वहाँ पर आसानी से आप उन्हें क्रय विक्रय कर सकते हैं, परचेज और बाई कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संयुक्त पूंजी कंपनी के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। द एक्सिस्टेंस ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इंटरप्टेड बाय द डेथ ऑफ इट्स मेंबर्स, द डेथ ऑफ इट्स डायरेक्टर्स, द ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय मेंबर, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संयुक्त पूंजी कंपनी जो है एक जॉइंट कैपिटल कंपनी है, तो उसमें उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी सदस्य की मृत्यु होने का, निदेशक की मृत्यु होने पर, सदस्यों के हस्तांतरण पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको पता ही होगा, आपने कंपनी लॉ में पढ़ा था कि जो एक कंपनी होती है, जो संयुक्त पूंजी कंपनी होती है, वो उसका अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है। किसी भी सदस्य के आने जाने, उसके सदस्यों के या किसके जो है जो निदेशक होते हैं, या उसमें किसी सदस्य की मृत्यु हो जा रही है या अपने जो शेयर्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर दे रहा है, तो उसका कोई भी इफेक्ट कंपनी पर नहीं पड़ता है। कंपनी
कंपनी का अपना एक अलग ही होता है, कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है कंपनी को, तो उसका अपना एक अलग ही अस्तित्व होता है। उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उसके किसी सदस्य की, किसी निदेशक की, किसी संचालक के मृत्यु होने पर, आने जाने पर, स्थानांतरण करने पर। तो एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज। एक गैर सरकारी कर्मचारी को प्राप्त उपादान ग्रेजुटी की राशि होती है। फुली टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड अप टू 5 लाख, एग्जेम्प्टेड अप टू ₹20 लाख, एग्जेम्प्टेड अप टू ₹3,50,000। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो गैर सरकारी कर्मचारी होगा, तो यहाँ पर जब भी हम जो इसकी बात करते हैं, पेंशन को हम देखेंगे या फिर हम देखें ग्रेजुटी को या फिर अर्जित अवकाश या छटनी है या कुछ भी इस तरह का देख रहे होते हैं, तो सेवा मुक्त यानी कि रिटायरमेंट पे मिल रहा होता है, तो वहाँ पर दो तरह से देखा जाता है। एक हो जाएगा कि सरकारी कर्मचारी, दूसरा हो जाता है गैर सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसको जो ग्रेजुटी की राशि मिलती है वो किस सीमा तक कर मुक्त होती है, तो वो हो जाती है 20 लाख तक की सीमा। 20 लाख तक की जो सीमा होती है वहां तक वो राशि क्या होती है? कर मुक्त होती है। इसके ऊपर जो हो जाएगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे सरकारी कर्मचारी पूछ रहा होता, तो जितनी भी राशि मिलती है वो पूरी क्या हो जाती है? टैक्स फ्री होती है, उस पर कोई भी कर टैक्स नहीं लगाया जाता। तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि किसको पूछ रहा है, सरकारी कर्मचारी को या फिर गैर सरकारी कर्मचारी को। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर पदाधिकारियों में सर्वोच्च पदाधिकारी है। टॉप अथॉरिटीज इन इनकम टैक्स अथॉरिटीज आर फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, चीफ कमिश्नर। तो आपको बताना है कि जो आयकर के पदाधिकारी होते हैं, जो आयकर इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, अथॉरिटीज़ होती हैं, उसमें सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सी है, सबसे टॉप पर जो है वो अथॉरिटीज़ कौन सी है? वित्त मंत्री, वित्त सचिव, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड या फिर मुख्य कमिश्नर। तो यहाँ पर जो सबसे टॉप की अथॉरिटी हो जाएगी वो हो जाती है प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसे शॉर्ट में CBDT भी बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी गलत हो जाता है आंसर। तो यहाँ पर अगर शॉर्ट में आपसे दे रखा हो CBDT, तो आंसर आपका वही हो जाएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म फंड एज यूज्ड इन फंड फ्लो एनालिसिस मीन। कोष प्रवाह विश्लेषण में प्रयुक्त जो कोष शब्द है उसका क्या अर्थ होता है, आपको बताना है। आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि कोष शब्द को, तो कोष क्या हो जाएगा? केवल रोकड़, कैश ऑनली, कुल संपत्तियाँ, टोटल एसेट्स, सामान्य संचय, जनरल रिजर्व या फिर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। तो यहाँ पर जो कोष शब्द का अर्थ होगा, तो जब हम करंट एसेट्स जो होती है उसमें से करंट लायबिलिटीज को लेस कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है? हमारा फंड। ये कितना फंड का, अब फिर उसके बाद ये देखा जाता है कि इनफ्लो हुआ है कि आउटफ्लो हुआ है, तो वो हो जाता है हमारा कोष। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ कैश। निम्नलिखित में से कौन रोकड़ का स्रोत नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है वो कैश का सोर्स नहीं है, जिससे कि कैश का इनफ्लो नहीं हो रहा। परचेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, इशू ऑफ डिबेंचर, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि अगर हम स्थायी संपत्तियों को विक्रय कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? कैश हमारे जो बिजनेस है उसमें आएगी। हम कुछ बेचेंगे, कोई भी स्थायी संपत्ति को अगर हम सेल करेंगे तो उससे क्या होगा? हमारे पास कैश आएगी। ऋणपत्रों का अगर हम निर्गमन करेंगे, डिबेंचर को इशू करेंगे तो भी क्या होगा? कैश का इनफ्लो होगा। संचालन से कुछ फंड फ्रॉम ऑपरेशन, तब भी क्या हो रहा है कि वो जो रोकड़ है या कैश है वो आ रहा है संस्था में। लेकिन अगर हम स्थायी संपत्तियों का क्रय कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो परचेस क्या हो जाएगा? तो वहां पर हमारा कैश जाएगा। कोई भी संपत्ति हम खरीदेंगे तो उसके बदले में कैश देंगे ही ना। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि स्थायी संपत्तियों का क्रय किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? कैश का ये सोर्स नहीं है, ये क्या हो जाएगा? ये कैश का एप्लीकेशन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ नॉन एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस द अमाउंट टेम्परेरी पुट टू। तलपट के ना मिलने की राशि को अस्थायी रूप से रखा जाता है। आपने जब ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस को, तो ये देखना होता है कि दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं या नहीं, डेबिट और क्रेडिट साइड। तो वहाँ पर अगर आपका दोनों साइड इक्वल नहीं आ रहे होते हैं तो जो डिफरेंस निकलता है उसको जिस अकाउंट में डालते हैं वो क्या होगा? स्टॉक अकाउंट में, डेबिट डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट या फिर सस्पेंस अकाउंट। आपको याद होगा कि वहाँ पर जो डिफरेंस होता है उसको हम सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं, उच्च अंत खाते में डालते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कोप ऑफ विच इज वाइडर। किसका क्षेत्र व्यापक होता है? इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेकिंग, इंटरनल ऑडिट, नन ऑफ द अबव।
यहाँ पर बताना है कि किसका क्षेत्र व्यापक है, आंतरिक नियंत्रण का, आंतरिक निरीक्षण का, आंतरिक अंकेक्षण का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो जिसका क्षेत्र ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वो हो जाता है आंतरिक निरीक्षण, इंटरनल चेकिंग। जो इंटरनल चेकिंग होती है उसमें इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट दोनों ही आ जाता है। इंटरनल चेकिंग में ही क्या करते हैं, हम आंतरिक नियंत्रण भी करते हैं और आंतरिक अंकेक्षण भी करते हैं। आंतरिक अंकेक्षण के माध्यम से ये पता चल जाता है हमें कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी वेस्टेज हो रही है या कहाँ पर ढंग से कार्य नहीं किया जा रहा है, कहाँ छल कपट है या फिर गलत आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, ये हमें पता चल जाता है। तो फौरन ही क्या करते हैं, हम उस पर कंट्रोल कर लेते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इंटरनल चेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। लेन देन की संक्षिप्त व्याख्या को कहते हैं समराइजिंग, पार्टिकुलर, नरेशन, इन्फॉर्मेशन। जब आप किसी भी जो ट्रांजैक्शन है उसको संक्षिप्त रूप में दिखाते हैं तो कहा जाता है, जो अकाउंट्स हम लोग बना रहे हैं तो संक्षिप्त रूप में ही तो हम दिखा रहे होते हैं उन आंकड़ों को एक साथ, जिससे कि आसानी से हम उसे समझ सकें और ये पता चल जाए कि किसका कितना बैलेंस बाकी है, कितना किसका बैलेंस शेष है। जो बैलेंस शीट बना रहे होते हैं वो भी तो एक समरी ही होती है, पूरे जो वर्ष के लेन देन हमने किए होते हैं, जो अकाउंट्स रखे होते हैं उन सबकी, क्योंकि खातों का जो अंतिम बाकी होती है, जो बैलेंस होता है उसी से तो बनाया जाता है जो हमारी बैलेंस शीट होती है। तो उसमें क्या होता है कि हम एक समराइज पूरी थ्योरी, एक समराइज स्टोरी पता चल जाती है हमको उस वर्ष में कि क्या उस जो की जो व्यवसाय है, बिजनेस, उसकी क्या स्थिति है, किस स्टेज पर है वो। तो हो जाता है आपका संक्षिप्तीकरण, समराइजिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वित्तीय लेखांकन का क्षेत्र है, डैश इज द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। डेटा का संग्रह और प्रसंस्करण, डेटा का सत्यापन और अंकेक्षण, डेटा का प्रकाशन, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपको बताना है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसका स्कोप क्या है, उसका क्षेत्र क्या है। डाटा का जो कलेक्शन और प्रोसेसिंग किया जाता है, वेरीफाइंग और ऑडिटिंग की जाती है और पब्लिशिंग किया जाता है। तो ये तीनों ही चीज़ें क्या होती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्षेत्र में आ जाती हैं। डेटा को संग्रहित भी किया जाता है, सबसे पहले क्या होता है, जो बुक कीपिंग की जाती है, फिर जर्नल बनाया जाता है, उसके बाद हम वेरीफाई भी करते हैं डेटा को और फिर पब्लिश भी करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। एक डैश को मूल संपत्ति के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है। अ डैश कैन ऑल्सो बी रिफर टू एज ए टैंगिबल एसेट, लिक्विड एसेट, फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट, अदर एसेट। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ये किसे जो है टैंगिबल एसेट भी कहा जाता है, मूर्त संपत्ति कहा जाता है। तो वो हो जाती है फिक्स्ड एसेट, जो अचल संपत्ति होती है उसको ही मूर्त संपत्ति भी कहा जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध लेखांकन डैश को निर्णय लेने में सहायता करता है या मदद करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स डैश टू मेक डिसीजंस, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, मैनेजर्स, बैंक। तो जो प्रबंधकीय लेखांकन होता है वो किसके लिए हेल्पफुल होता है या किसके लिए मेनली उसमें जो बनाए जाते हैं स्टेटमेंट्स, वो किसके लिए बनाए जाते हैं। तो वो बनाए जाते हैं जो मैनेजर होता है, प्रबंधक होता है, उसकी हेल्प के लिए बनाए जाते हैं कि वो निर्णय आसानी से ले सके बिजनेस में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी। ये प्रबंध लेखांकन प्रबंधक को निर्णय लेने में सहायता करता है या मदद करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चंस और कुछ और प्रैक्टिस सेट आप लोग लेकर के आऊंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।